मोहन अपनी पत्नी चंदा के साथ गांव में रहता था। शादी के 5 साल बाद भी उसे कोई संतान न थी। पैतृक संपत्ति के नाम पर कुछ खेती की जमीन और एक झोपड़ी उसके पास बची थी। उसका गांव नेपाल की सीमा से थोड़ी ही दूर पर था। अक्सर बरसात के दिनों में उधर से पानी छोड़ दिया जाता, जिसके चलते पूरा गांव जलमग्न हो जाता और सारी फसल बर्बाद हो जाती। अपने गुजारे के लिए उसे कुछ जमीन बेचनी पड़ती थी। बहुत मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। पिछले 2 साल से लगातार बाढ़ के चलते उसे खेत से कुछ भी अनाज नहीं मिल सका था। इसलिए मोहन गांव छोड़कर शहर जाना चाहता था। उसे विश्वास था कि वहां कोई न कोई काम मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मोहन अपनी साइकिल और कुछ सामान के साथ शहर आ गया। वहां उसे एक बिल्डर के यहाँ काम मिला। वह बिल्डर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा था। वहीं उसे स्टील के चादरे से बनी झोपड़ी में पनाह मिली। दोनों मियाँ बीवी वहीं काम करते। हर शनिवार को उन्हें सप्ताह का पगार मिलता, जिससे वे हफ्ते भर का राशन पानी ले आते। उनका गुजारा आराम से हो रहा था और साथ ही वे कुछ बचत भी कर लेते थे। एक दिन जब मोहन अपनी साइकिल से गृहस्थी के कुछ सामान लेने जा रहे थे, तभी एक कार वाले ने उसे टक्कर मारी। कार वाला तो उसे टक्कर मारकर भाग गया, पर वह सड़क पर लगभग बेहोश गिरा पड़ा था। रह रहकर उसके मुंह से चोट के कारण कराहने की आवाज आ रही थी। कुछ लोग उसे घेरे तमाशा देख रहे थे। उसी समय कार से एक औरत उतर कर आई और उसने भीड़ से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? एक कार वाले ने इसे टक्कर मारकर घायल कर दिया है, भीड़ में किसी ने कहा। और आप लोग इसे अस्पताल ना ले जाकर यहाँ तमाशा देख रहे हैं। नहीं, हम लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, भीड़ में से कुछ लोगों ने एक साथ कहा। आप लोग एक किनारे हटिए, मुझे रास्ता दीजिए। वह औरत मोहन को लेकर अस्पताल गई। उसकी जेब से मोहन का पहचान कार्ड मिला, जिससे उसका पता मिल गया। डॉक्टर ने कहा, यह पुलिस केस का मामला है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तब आप शायद मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम शीला है। यह बिल्डर के यहाँ मजदूरी करता है। पुलिस इसे परेशान करेगी। आप मान लीजिए यह मेरे घर की सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुआ है। मैं यह लिख कर देने को तैयार हूँ और जरूरत पड़ी तो 2-4 गवाही भी दे दूंगी। आप इलाज शुरू करें, इसके पैसे मैं दूंगी। प्लीज देर ना करें। मैडम, आपको हम लोग जानते हैं। आप कब तक इसी तरह अनजान लोगों की भलाई करती रहेंगी? डॉक्टर ने मोहन को चेक कर उसका इलाज शुरू किया। शीला ने डॉक्टर से पूछा, इसे कोई गंभीर चोट तो नहीं है? नहीं, कोई सीरियस बात तो नहीं है, पर पैर की हड्डी टूट गई है। हम लोग जोड़कर प्लास्टर कर देंगे, पर इसके चलने फिरने में 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। फिलहाल यह बहुत नर्वस है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। वहां कुछ देर बाद मोहन बोलने की स्थिति में आया। तब उसने पूछा, मुझे यहाँ किसने लाया है? मेरी बीवी मेरा इंतजार करती होगी। शीला ने कहा, तुम घबराओ नहीं, उसे लाने के लिए मैंने अपने ड्राइवर को पहले ही भेज दिया है, वह आती ही होगी। कुछ देर में चंदा भी आ गई। सारी बात जानने के बाद उसने कहा, भगवान हम गरीबों को ही क्यों सताता है? अब यह तो काम नहीं कर सकता है और इसकी देखभाल मुझे करनी होगी। ऐसे में मैं भी काम पर नहीं जा सकती हूँ। हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से इलाज का खर्च। हमारे पास बचत के नाम पर करीब 400-500 रुपए होंगे बस। तुम फिलहाल पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, तुम लोग मेरे यहाँ चलकर रहना। जब तक मोहन ठीक नहीं हो जाता, तुम मेरे घर के कुछ काम कर दिया करना। इसके लिए मैं तुम्हें उचित पैसे दे दूंगी। मोहन जब ठीक हो जाएगा, उसे भी कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं भी उसे काम दिलाने में मदद करूंगी। शीला ने कहा। चंदा पूछ बैठी, पर आप हमारी इतनी मदद क्यों करेंगी? आप तो हमें जानती भी नहीं है, कुछ इंसानियत के नाते और कुछ पड़ोसी होने के नाते। पड़ोसी? वह कैसे? हमने तो कभी आपको अपने पड़ोस में नहीं देखा है। सब बातें अभी ही जान लोगी या कुछ घर चलने के बाद? तभी डॉक्टर ने आकर कहा, हमने मोहन का प्लास्टर लगा दिया है, 1-2 दिन में इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। 3 सप्ताह बाद इसे लेकर आना होगा, तब हम प्लास्टर खोलकर देखेंगे कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। हो सकता है एक बार और प्लास्टर करना पड़े। हाँ, इस बीच इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है।
ताकि हड्डी जल्द से जल्द जुड़ जाए। 2 दिन बाद शीला चंदा को लेकर अपने घर आई। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था और ना ही बहुत छोटा। एक बाउंड्री वॉल के अंदर डुप्लेक्स बंगला था, जिसके एक छोर पर एक कमरे का सर्वेंट रूम था। गेट के पास लोहे की चदरे से बना एक वॉचमैन रूम था, जिसमें 12-12 घंटों की शिफ्ट में 2 वॉचमैन रहते थे। मोहन और चंदा को वही कमरा दिया गया। यह एक कमरा भी उनके लिए बहुत था। कम से कम उसके ऊपर क्रिकेट की छत तो थी। चंदा अगले दिन से ही शीला के घर में काम में लग गई। वैसे तो उसके यहाँ पहले से भी एक प्रौढ़ नेपाली औरत काम कर रही थी। शीला ने चंदा को किचन और रसोई का काम सौंप दिया। वह बीच बीच में जाकर मोहन को देख आती। वैसे देखने में शीला की उम्र 25 के आसपास लगती थी, हालांकि दरअसल वह करीब 30-32 की रही होगी। जो भी हो, वह एक सुंदर युवती थी। चंदा ने महसूस किया घर में आने वाले ज्यादातर 30-40 वर्ष के अमीर लोग थे, पर एक दिन में एक ही आदमी कार से आता और करीब 4-5 घंटे बिताकर चला जाता। इस बीच शीला और उसका मेहमान दोनों ऊपर के कमरे में होते और वहां से गाने बजाने, हंसी मजाक की आवाजें आती। अक्सर ऐसा शाम से शुरू होकर मध्य रात तक चलता है। हाँ, जब भी कोई आता उसके बाद बहादुर गेट पर ताला लगा देता और चंदा को छुट्टी मिल जाती। कभी कभी शीला खुद बाहर जाती तो सारा दिन बिता कर ही लौटती और दिन उस शाम को कोई नहीं आता। 3 सप्ताह बाद शीला मोहन और चंदा को अस्पताल ड्रॉप पर बोली, यहाँ का काम हो जाए तब तुम लोग ऑटो रिक्शा से घर चले जाना। डॉक्टर ने मोहन का चेकअप कर कहा, प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, पर एक बार फिर प्लास्टर करना होगा। फिर 2-3 सप्ताह की हड्डी पूरी तरह जुड़ जाएगी। उसके बाद प्लास्टर हटा देंगे। फिर भी कुछ दिनों तक उस पैर पर लोड नहीं देना, बैसाखी के सहारे चलना। उम्मीद है 1 महीने बाद तुम अपना काम सामान्य रूप से कर सकोगे। उस दिन शीला देर शाम को घर लौटी। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके साथ एक आदमी उसे सहारा दे रहा था। जिस तरह से वह आदमी चंदा को घूर रहा था, उसे देख शीला ने कहा, चंदा अब तुम जा सकती हो। चंदा को भी उस आदमी की नीयत ठीक नहीं लगी। उसने देखा कि कुछ ही देर बाद वह आदमी भी शीला को छोड़कर चला गया। वह अपने रूम में चली गई और उसने पूरी बात मोहन को बताई। वह बोला, जाने दो, हमें उन लोगों की निजी बातों से क्या लेना देना। कुछ दिन बाद चंदा शीला से पूछ बैठी, आपके यहाँ जब कोई आदमी आता है तब मेरी छुट्टी क्यों कर देती है? इसलिए कि तुम उनकी नजरों से बची रहो। क्या मतलब? देखो, तुम गांव से आई हो, बड़े शहर के बारे में ज्यादा नहीं जानती हो और अपने काम से मतलब रखो। इससे ज्यादा जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझी ना? चंदा ने धीरे से सिर हिलाकर सहमत जताई, पर चंदा को इतने से संतोष नहीं हुआ। एक दिन जब उसने शीला के यहाँ काम करने वाली नेपाली औरत से शीला के बारे में जानना चाहा, तब उसने कहा, शीला मैडम को बहुत कम उम्र में ही नेपाल से यहाँ अच्छी नौकरी का प्रलोभन देकर लाया गया था। इसके लिए उनके माता पिता को मोटी रकम मिली थी। यहाँ आने पर उन्हें जबरन अपने देह का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। भाग्यवश कुछ दिन बाद एक सेठ उनके पास आया और एक मोटी रकम देकर उन्हें अपने साथ ले आया। उसके परिवार में और कोई नहीं था, पर कुछ ही महीने बाद उसे लकवा मार गया। शीला ने उसकी बहुत सेवा की, पर वह बच न पाया। मरते वक्त उसने अपनी पूरी संपत्ति और यह बंगला उनके नाम कर गया। अब कुछ गिने चुने लोग यहाँ आते हैं, वो भी सिर्फ उनके नाच गाने के लिए। इसके पहले कि वह औरत कुछ और बोलती, शीला ने उसे आवाज देकर बुला लिया, पर जाते जाते उसने चंदा से कहा, मुझे तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था। अगर मैडम को पता चला तो हम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। तुम किसी और को कुछ नहीं बताना, अपने पति को भी नहीं, पर
चंदा यह बात अपने पेट में नहीं छुपा सकी। उसने मोहन को बता दिया। मोहन ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना कि तुम अपने काम से मतलब रखो, औरों के पचड़े में नहीं पड़ो। कुछ दिनों बाद चंदा एक कोने में उदास बैठी रो रही थी। उसे देखकर शीला ने पूछा, रो क्यों रही हो? अब तो तेरा मर्द भी ठीक हो गया और काम पर जाने लगा है। अगर यहाँ कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं, आपके यहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने हमारे लिए जितना कुछ किया है वह हमारे लिए आशातीत है। फिर क्या बात है? चंदा रोते हुए बोली, मैं बाज हूँ। बुढ़ापे में हम लोगों का कोई सहारा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? यही सब सोचकर मन बहुत घबराता है। कितने साल हुए तुम्हारी शादी की? 6 साल से ज्यादा ही। तुम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ मैडम, एक बार अपनी कुछ जमीन बेचकर शहर के डॉक्टर से दिखाया था। बहुत खर्च भी किया था हमने। तब डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। शीला ने फिर पूछा, आजकल बांझपन का बहुत तरह से इलाज हो सकता है, कोई उपाय बताया था डॉक्टर ने? चंदा कुछ शर्मा कर कुछ सहम कर बोली, डॉक्टर ने कहा मेरे गर्भाशय में गर्भधारण की क्षमता नहीं है, मुझ में अंड कोशिका की कमी है, पर आजकल इसका इलाज तो है। हाँ, उसने बताया था कि किसी सर्वगोद माँ की बात बताया था। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे मर्द का बीज किसी गैर औरत के गर्भ में पड़े। सर्वगोद नहीं, सैरोगेट मदर कहा जाता है। हाँ, वही कहा जाता था। मुझे ठीक से बोलने नहीं आता है। इसके बाद दोनों देर तक चुप थी। फिर चंदा ने आगे कहा, इसके अलावा कोई औरत अगर अपने एग्स दान करे तो उसे मैं अपने गर्भ में रख बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, पर इसमें लाखों का खर्च है, हमारी हैसियत से बाहर, इसलिए हम बाज ही रहेंगे। शीला यह सुनकर बहुत सीरियस हो गई और कुछ देर खामोश रही। फिर बोली, ठीक है, तुम अभी जाओ, सोचते हैं किस तरह तुम्हारी मदद की जाए। कुछ महीने बाद शीला ने मोहन और चंदा से कहा, एक जगह रहते रहते बोर हो गई हूँ, मन उब गया है, जी करता है चेंज के लिए कहीं सैर पर निकल जाऊं। चंदा बोली, हाँ मैडम, जाइए, कुछ दिनों के लिए घूम आइए, आपका मन बहल जाएगा। सोच रही हूँ कि क्यों ना शहर की भीड़ भाड़ से कुछ दूर कुछ दिन शांति से किसी पहाड़ी वादियों में गुजारूं। हाँ, अच्छा रहेगा। आप बोलिए, सफर की तैयारी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बार मोहन ने कहा, क्यों ना हम चंडीगढ़ घूम आए। मोहन बोला, चंडीगढ़ भी तो शहर ही है मैडम। हाँ, वह तो मैं जानती हूँ, पर शिमला, कुल्लू, मनाली आदि हिल स्टेशन भी वहाँ से बहुत नजदीक है। यह ठीक रहेगा। चंदा बोली, तो हम लोग तैयारी करें। हम लोग का मतलब क्या हुआ? चंदा ने पूछा, हम, तुम और मोहन। यह सुनकर मोहन और चंदा आश्चर्य से शीला की ओर देखने लगे। तब शीला ने कहा, इस तरह क्यों घूरकर मुझे देख रहे हो? तुम दोनों, जब हम तीनों जा रहे हैं तो तब आप अपनी नेपाली कामवाली को भी साथ ले ले। चंदा ने कहा, नहीं, वह घर की सब सफाई देखभाल करेगी। तुम लोग तैयारी करो, साथ में गर्म कपड़े जरूर रख लेना, वहाँ काफी ठंड पड़ती है। मैंने एजेंट से पहले ही तीनों लोगों के लिए टिकट और होटल आदि बुक करने के लिए कह रखा है। चंदा और मोहन फिर खामोशी से शीला को देख रहे थे। तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा है? हो सकता है हम लोगों को कल ही यात्रा पर निकलना पड़े। जाओ, अपनी तैयारी करो। 2 दिनों के बाद शीला, मोहन और चंदा तीनों यात्रा पर निकले। शीला ने सभी के लिए ट्रेन की एयर कंडीशन कोच में बुकिंग किया था। चंदा और मोहन के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं था। अगले दिन वे चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में शीला ने होटल में 2 कमरे बुक करवाए थे, एक खुद के लिए और दूसरा मोहन और चंदा के लिए। उस दिन सभी ने होटल में आराम किया। अगले दिन वे चंडीगढ़ से दर्शनीय स्थल गए। शाम को जब वे लौट कर आए और शीला का सामान उसके रूम में रख रहे थे, तभी 2 लोग आए। मोहन ने उन्हें एक कार से निकलते देखा था, जिस पर डॉक्टर का लाल क्रॉस का निशान था। उसमें एक पुरुष था और दूसरी औरत थी।
करीब 1 घंटे के बाद शीला के दोनों गेस्ट चले गए। जाते समय मोहन ने शीला को उनसे कहते सुना, ओके डॉक्टर, कल मैं आपके क्लिनिक में मिलती हूँ। अगले दिन सुबह शीला ने चंदा से कहा, तुम दोनों यही होटल में रहो, मैं बाहर जा रही हूँ, लौटने में कुछ समय लगेगा। शीला डॉक्टर के यहाँ गई। लेडी डॉक्टर ने पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? डॉक्टर, फिलहाल तुम मेरा गेस्ट पर बताओ कि माँ बनने के योग्य हूँ कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है तुमने शादी नहीं की है, तब क्या अब शादी कर घर बसाने का इरादा है? नहीं, दोनों में कुछ भी नहीं, पर मेरा टेस्ट कर बताओ, फिर मैं आगे का प्लान बताऊंगी। टेस्ट करने के लिए डॉक्टर शीला को लेकर अंदर गई। कुछ देर बाद दोनों बाहर आई, तब डॉक्टर बोली, मेरे ख्याल से तुम माँ बन सकती हो, पर मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, उसे टेस्ट कर 1-2 दिनों में कंफर्म कर दूंगी। शीला मोहन और चंदा के साथ शिमला घूमने गई। शीला तो पहले भी शिमला आ चुकी थी। मोहन और चंदा के लिए शिमला स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। शिमला में ही डॉक्टर ने फोन कर शीला को कहा, गुड न्यूज, तुम मां बनने के लिए 100% फिट हो। थैंक्स डॉक्टर, मैं चंडीगढ़ लौटकर तुमसे बात करती हूँ। वे तीनों लौटकर चंडीगढ़ आए। शीला डॉक्टर से मिलने गई। डॉक्टर ने पूछा, अब बताओ आगे तुम्हें क्या करना है? मैं अपने एग से डोनेट करना चाहती हूँ। किसे, यह मैं बाद में बताऊंगी, तुम बोलो मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर ने शीला से उसके पीरियड साइकिल की जानकारी लेकर कहा, तब तुम जब भी तैयार हो आ सकती हो, आजकल या परसों। इस सिलसिले में तुम्हें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। क्या है बताओ? तुम जिसे भी एग डोनेट करोगी, होने वाला बच्चा कानूनन उसी का होगा, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। तुम बच्चे की बायोलॉजिकल मदर जरूर होगी, पर एक से डोनेशन के बाद बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ तक कि बच्चे से मिलने जुलने का भी अधिकार नहीं होगा। यह एक से पाने वाले दाम्पत्य की मर्जी पर है कि तुम उससे मिल सको। सोच लो, भावनात्मक रूप से तुम उस बच्चे से जुड़ी रहोगी, पर तुम्हें उसका मोह त्यागना होगा, तभी तुम शांति से जी सकोगी। हो सकता है कि शक्ल, सूरत, रंग, रूप से बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, इसलिए उसने मिलने पर तुम्हारा उसके प्रति खिंचाव नेचुरल है। इसके अलावा कुछ कानूनी प्रक्रिया है जो पूरी करनी होगी। एक बार तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ तब मुझसे मिलो, ठीक है? मुझे तैयार ही समझो। क्या एग्स प्राप्त करने वाले के बारे में तुम्हारी कोई प्राथमिकता है, या हम अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे डोनेट कर दे? नहीं, मेरे एग्स किसी खास औरत के लिए है। उस औरत की मर्जी भी जानना जरूरी है कि वह इसे स्वीकार करे या ना करे। ओके, मैं समझ गई। मैं बाद में इस विषय पर बात करती हूँ। मैं एक दाम्पत्य को कल तुम्हारे पास भेजती हूँ, तुम पहले उनका चेकअप कर लो। शीला ने मोहन और चंदा को अगले दिन डॉक्टर से मिलने को कहा। चंदा ने पूछा, हमें वहाँ क्यों भेज रही हैं? इस शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिनसे कुछ मेरी जान पहचान वाले भी हैं। यहाँ सभी तरह के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। तुम दोनों का कुछ टेस्ट कर डॉक्टर बताएंगे कि चंदा किस तरह माँ बन सकती है। पर आप हम लोगों पर इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही हो? हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, कुछ इंसानियत के नाते और कुछ पड़ोसी होने के नाते। शीला बोली। मोह बीच में बोल पड़ा, आपके जैसी दया की मूर्ति हमारे जैसे गरीबों को मिले, तब दुनिया में गरीबी ही न रहे। इंसानियत तो ठीक है, पर आप बार बार पड़ोसी की बात कैसे कर रही हैं? मोहन और चंदा चुपचाप शीला को देख रहे थे। शीला बोली, इसके अलावा भी एक खास कारण है। वो क्या है? उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम दोनों डॉक्टर से मिलकर आओ। मोहन और चंदा दोनों डॉक्टर से मिले। दोनों के टेस्ट अलग अलग डॉक्टरों ने किया। उनका टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मोहन तो पिता बन सकता है, पर चंदा तुम अपने बल पर मां नहीं बन सकती हो। इसके लिए सस्ता और आसान तरीका क्या है? चंदा ने पूछा, अगर तुम किसी अन्य स्वस्थ औरत के एक से लेना पसंद करो, तब तुम मां बन सकती हो। यह तरीका थोड़ा खर्चीला है, पर तुम्हारी मैडम पैसा देने के लिए तैयार हैं।
अब तुम लोग अपनी मैडम से बात कर लो। अगर दोनों पार्टी तैयार हो तब हम बाकी की कानूनी और डॉक्टरी पहलू चाल तुम्हें समझा देंगे। जाकर मैडम से बात करो, फिर वह जैसा बोलेंगी हम वैसा करेंगे। चंदा और मोहन ने होटल आकर शीला को डॉक्टर के यहाँ की पूरी बातें बताई। चंदा ने कहा, मैडम, डॉक्टर ने बताया है कि मैं किसी अन्य औरत के एक्स से गर्भ धारण कर सकती हूँ। क्या ऐसा संभव है? डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है। दूसरी बात यह है कि यह प्रक्रिया खर्चीला है और पैसे आप दोगी। मोहन ने बीच में टोका। शीला बोली, मोहन तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पूरी बात विस्तार से चंदा को समझा दूंगी और चंदा बाद में तुम दोनों सोचकर अपना फैसला तुरंत बता देना ताकि आगे का काम शुरू हो। मोहन के जाने पर शीला ने बोलना शुरू किया, चंदा तुम माँ बनना चाहती हो या नहीं? कौन औरत माँ नहीं बनना चाहेगी मैडम, पर आप इतना खर्च मुझ पर क्यों करेंगी? मैंने एक बार तुमसे कहा था ना, इसमें मेरा भी खास मकसद है। भला हम गरीब कैसे आपको काम आ सकते हैं? दुनिया में छोटे से छोटा जीव भी बड़े जीव के काम आ सकता है। माँ तो मैं बनना चाहती हूँ। मैं क्या करती हूँ यह तुमसे छिपा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी कोठे वाली का बच्चा कहलाए, इसलिए मैं अपने एक से तुम्हारे लिए डोनेट करने को तैयार हूँ। मेरा अंश और मोहन का अंश दोनों मिलकर तुम्हारे गर्भ में पलेगा। ऐसे में मेरा अंश भी मेरे मरने के बाद दुनिया में मौजूद रहेगा। जहाँ तक खर्चे की बात है, यहाँ की लेडी डॉक्टर मेरे साथ स्कूल में पढ़ चुकी है। दूसरे जेंटस डॉक्टर की पढ़ाई में मैंने मदद की है। वो अपनी फीस तो नहीं लेगी, बाकी दवा दारू और कुछ अन्य खर्च हैं जो मैं करने को तैयार हूँ। अब तुम और मोहन ठीक से सोच विचार कर कल सुबह बता देना। अब तुम जा सकती हो, मुझे आराम करने दो। उस रात चंदा और मोहन काफी देर तक तर्क वितर्क करते रहे। कभी उनके मन में शंका भी उठती कि शीला की मदद ली जाए या नहीं। इस बात को लेकर कभी दोनों में तीखी बहस भी हो जाती। मोहन शुरू में नहीं चाहता था, पर चंदा को मंजूर था। वह बोली, मत भूलो मैडम के कितने एहसान हैं हम दोनों पर, और इसके लिए लाखों का खर्च आता है जो मैडम ही दे रही हैं। मैडम चाहती हैं कि उनके बाद भी दुनिया में उनका अंश रहे और हमें भी बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। अंततः दोनों राजी हुए और सुबह में चंदा ने अपना फैसला शीला को बता दिया। शीला बोली, अच्छी बात है, मैं डॉक्टर को भी बता देती हूँ। जब वो बुलाएंगी तब हमें जाना होगा। अगले दिन शीला मोहन और चंदा को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक गई। डॉक्टर ने शीला से पूछा, तब आपने क्या सोचा है? अब सोचना नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करो। तुम अपने एक से फ्रेंच डोनेट कर रही हो या फ्रीज करना है? वैसे फ्रेश अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने शीला के एक और मोहन के स्पर्म को लेकर कहा, शीला तुमको कुछ आराम करना होगा। एम्ब्रोयो डेवलप करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। उसके बाद जब मैं फोन करूंगी चंदा और मोहन को भेज देना। तुम फिलहाल क्लिनिक में आराम करो, कुछ देर मेरे ऑब्जर्वेशन में रहोगी, तब तक मैं इन दोनों से बातें कर लेती हूँ। डॉक्टर ने चंदा और मोहन दोनों को सारी मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया विस्तार से समझाया। फिर कहा, वैसे तो शीला का कानूनन कोई हक नहीं है, पर चूंकि तुम उसके साथ ही रहती हो तो बच्चे को देखकर शीला के मन में उनके प्रति लगाव नेचुरल है। तुम चाहो तो शीला से दूर जा सकती हो, लेकिन अगर साथ रहो तो क्या शीला को उससे मिलने या प्यार करने की इजाजत दे सकती हो? शीला मैडम से दूर जाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने जितना उपकार हम लोगों पर किया है उसका बदला चुकाने में हम सक्षम नहीं हैं। हम जीवन भर उनके कृतज्ञ रहेंगे और मैडम जब चाहे जितनी बार चाहे बच्चे से मिलजुल सकती हैं। ठीक है, जब मैं फोन करूंगी तब तुम आ जाना। एम्ब्रोयो यानी भ्रूण तुम्हारे गर्भ में स्थापित कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है कि तब तुम समय पर माँ बन सकती हो, पर ध्यान रखना शुरू के 2-3 महीने तुम्हें सावधानी बरतनी होगी।
तुम्हें ज्यादा मेहनत या भारी भरकम काम नहीं करना होगा, वरना हम लोगों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, समझ गई? 5वें दिन डॉक्टर ने चंदा को बुलाकर भ्रूण को उसके गर्भ में स्थापित कर उसके गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टर ने चंदा को कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ में रोक लिया। मोहन भी उसके साथ रुका। शीला लौट गई। अपने शहर पर लौटने के पहले उसने उन दोनों के वहां रहने और वापस लौटने का सब इंतजाम कर दिया था। करीब 3 महीने बाद चंदा और मोहन भी लौट आए। शीला ने चंदा के लिए सारी सुविधाएं जुटा दी थी ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो या न ही कोई भारी काम करना पड़े। शीला ने चंदा को एक अच्छी लेडी डॉक्टर की निगरानी में रखा था ताकि प्रसव के समय कोई परेशानी न हो। डिलीवरी डेट से कुछ पहले ही उसने चंडीगढ़ वाली अपनी सहेली डॉक्टर को भी बुला लिया था। उसने भी चेक कर कहा कि चंदा की डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय पर चंदा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब चंदा और मोहन ने अपनी बेटी का नाम रखने का अधिकार शीला को दिया, तब शीला ने बड़े प्यार से उसका नाम लीला रखा। अब चंदा और मोहन बहुत खुश थे। चंदा अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगी थी। हालांकि वह जानती थी कि गर्भ तो उसका था, पर किसी और के अंश से उसकी बेटी का जन्म हुआ है। चंद दिनों के बाद ही चंदा और मोहन को लीला का सही चेहरे का अंदाजा हुआ। लीला का सांवला रंग उसके पिता के जैसा था, पर शक्ल बहू शीला जैसा। तब उन्हें डॉक्टर की कही बात याद आई। इस तकनीक से जो बच्चा पैदा होता है उसमें उसके पिता और एक से डोनर के जीन्स मिलेंगे। तुम्हारा नहीं होगा। बच्चे का चेहरा आप दोनों से न मिलकर डोनर से मिल सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह नहीं है। लीला को माँ बाप की प्यार के अतिरिक्त शीला का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। शीला की उम्र भी बढ़ रही थी। उसके यहाँ आने वाला शायद ही कोई बचा हो। समय के साथ लीला बड़ी हो रही थी। जब वह हाई स्कूल में गई तब उसकी उम्र 15 के आसपास थी। उसे अन्य सहपाठियों को कानाफूसी करते देखा और सुना, और कभी ताने भी। उसकी एक नजदीकी सहेली ने कहा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे माता पिता से न मिलकर मकान मालकिन मैडम से हूबहू मिलता है। इसको लेकर वे इधर उधर की बातें करते हैं क्योंकि लोगों की नजर में मैडम का चरित्र अच्छा नहीं है। उनके डीएनए में खराबी है, ऐसा वे बोल रहे हैं, मैं नहीं। हालांकि लीला को यह अच्छा नहीं लगा, पर माता पिता के समझाने पर कि यह तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हारे भले में हमारा भी भला है, वह मान गई। लीला ने प्रथम प्रयास में कंप्लीट तो किया, पर रैंक अच्छा नहीं मिला, इसलिए उसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल रहा था। वह तो 1 साल रुककर और दोबारा तैयारी करना चाहती थी, पर उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि 1 साल वह घर में बैठे। शीला का भी यही कहना था कि 1 साल बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। खैर, लीला को किसी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। देखते देखते लीला 3rd ईयर में गई। उसी समय कॉलेज में एक कंपनी में उसे प्लेसमेंट भी मिल गया। उस कंपनी का नया ब्रांच उसी शहर में खुल रहा था। पैकेज साधारण था, पर उसके माता पिता के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। लीला इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में सेटल करने की सोच रही थी। चंदा से जब शीला को यह पता चला, तब उसने समझाया, जाकर बेटी को समझा दो, तुम इस शहर को कम क्यों समझती हो। यह जिला मुख्यालय तो पहले ही बन गया है। अब जल्द ही राज्य में बंटवारे के बाद यह नए राज्य की राजधानी बनने वाला है। 1.5 साल के अंदर अब लीला को जॉब ज्वाइन करना था। छुट्टियों में वह घर आ रही थी। लीला स्टेशन से उतरकर ऑटो रिक्शा से घर जा रही थी। उसी समय एक दुर्घटना में वह घायल हो गई। एक पैर की हड्डी टूट गई और काफी खून बह गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे खून की जरूरत थी और लीला का ब्लड ग्रुप अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। उसके माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप लीला से अलग था। शीला प्रतिदिन लीला से मिलने आती और उसके लिए फल आदि ले आती। 1 महीने बाद डॉक्टर बोला, लीला को फिर से प्लास्टर लगाना है और उम्मीद है उसके बाद जल्द ही ठीक हो जाएगी। करीब 1.5 महीने बाद लीला को अस्पताल से छुट्टी मिली, पर उसे कुछ दिनों तक
शिफ्ट के सहारे चलना था। 1 महीना बाद लीला फिर अपने कॉलेज जा रही थी। मोहन ने कहा छुट्टियों में एक्सीडेंट होने के कारण पढ़ाई में ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। लीला बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, वह जल्द ही पढ़ाई मेकअप कर लेगी। क्या तुम समझे? नाराज हो? शीला ने लीला से पूछा। चंदा के इशारा करने पर लीला ने इशारे से न कहा और शीला का पैर स्पर्श किया। शीला की बात का जवाब चंदा ने दिया। नहीं मैडम, वह आपसे नाराज नहीं है। चंदा, यह बात तुम लोगों से छिपी नहीं है कि लीला से मुझे कितना लगाव है। मैं उससे अलग रहकर खुश नहीं रह सकूंगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लीला पर अपना कोई हक जता रही हूँ। अगर कहो तो मैं स्वेच्छा से यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम लोग यहाँ रह सकते हो। मैं नहीं तो मेरा कोई अंश तो इस घर में रहेगा। वैसे मेरा कोई वारिस भी नहीं है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी इच्छा है कि लीला की शादी इसी घर से हो। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझो। चंदा बोली, हम लोग भी उसके लायक वर ढूंढ रहे हैं, पर हमारी जाति और समाज में इतना पढ़ा लिखा लड़का मिलना बहुत कठिन है। अगर तुम्हें किसी अन्य जात का अच्छा लड़का मिल जाए तब तुम लोग शादी के लिए तैयार हो। मेरी नजर में एक लड़का है, वह लड़का भी तुम्हारे ही गांव का है और वह बाढ़ में अनाथ हो गया था। बाद में मैंने थोड़ी बहुत उसकी मदद की। अब वह पढ़ लिख कर इसी शहर में कॉलेज में प्रोफेसर है। चंदा ने अपने घर में यह बात की। पहले तो लीला तैयार नहीं हो रही थी, पर बाद में उसने भी स्वीकृति दे दी। शीला यह सुनकर बहुत खुश हुई। 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। इन दिनों मोहन और चंदा ने महसूस किया कि शीला से मिलने कभी वकील तो कभी डॉक्टर आते जाते रहते। उस दिन लीला की शादी हो रही थी। शीला ने अपनी निगरानी में काफी अच्छा इंतजाम करवाया। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। अगले दिन दोपहर के बाद लीला की विदाई होने वाली थी, इसीलिए डॉक्टर और नर्स शीला के कमरे में गए। उन्होंने आवाज देकर सभी को शीला के कमरे में बुलाया। चंदा, मोहन, लीला और उसका वर सभी आए। तब उन्होंने देखा कि शीला काल वालिद हो चुकी थी। थोड़ी देर में वकील भी आया। डॉक्टर ने कहा शीला कार्डियक अरेस्ट से मर चुकी है। थोड़ी देर में वकील भी आया। शीला के तकिए के पास एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, अगर मोहन को कोई एतराज न हो तो मेरी अंतिम क्रिया लीला के हाथों संपन्न हो। मैंने अपनी वसीयत लिखकर वकील को दे दिया है। मेरी अंतिम क्रिया संपन्न होने पर इसे मेरे वारिस को दे दिया जाए। शीला की अंतिम क्रिया के बाद वकील ने शीला का वसीयत पढ़कर सुनाया। लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी चल और अचल सभी संपत्ति को एकमात्र वारिस लीला होगी। वकील ने वसीयत लीला के हाथ में दिया। चंदा और मोहन भी वहां थे। वकील ने कहा, मैडम की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। मैडम अपनी जिंदगी से ऊब गई थी। उन्होंने यह बात छिपाई थी कि काफी दिनों से उन्हें हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी, पर वे टाल मटोल कर रही थी। मैडम यह भी चाहती थी कि तुम लोग यहाँ से न जाओ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।